सो स्टूडेंट, CUET के नेक्स्ट पार्ट का सोल्यूशन फिर से देखते हैं हम लोग। इसके पहले 1 to 30 के सोल्यूशन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन के। तो स्टार्ट करते हैं 31 से। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। तो ये रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? -3 से 3 x³ + 5 dx 30 आ रहा है। तो आई होप डेफिनेट में ये प्रॉपर्टी सबने पढ़ी होगी, -a से a fx dx। अगर fx इवन है, इवन कब होता है? अगर f of -x fx आ जाए तो ये 2 टाइम्स 0 से a fx dx हो जाता है। और अगर fx ऑड हो जाए, f of -x इज इक्वल टू -fx, तो ये वैल्यू 0 आ जाती है। तो इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। -3 से 3 x³ dx और 5 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, -3 से 3 dx। तो मैं बताया x³ एक ऑड फंक्शन है, और अगर ऑड फंक्शन है x में x को -x से रिप्लेस करो तो बाहर एक माइनस साइन आ जाता है। ऑड फंक्शन है तो -a से a fx dx क्या आ जाएगा? 0। सो दिस इज 0। 5 बाहर हो गया, dx का इंटीग्रेशन x, -3 से 3, सो दैट इज 5। 3 माइनस ऑफ -3, ये हो जाएगा 5 × 6 30। हेंस असर्शन इज राइट, असर्शन सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं रीजन। रीजन क्या बोला गया है? f of x दे रखा है x³ + 5। क्या ये ऑड फंक्शन है? x को -x से रिप्लेस कर दो। अगर माइनस साइन बाहर आ गया पूरी तरह से कॉमन, तो ये ऑड फंक्शन होगा, और जो कि नहीं आ रहा है तो दिस इज नॉट एन ऑड फंक्शन। तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो इसका मतलब A ट्रू, R इज फॉल्स, थर्ड इज द आंसर। क्लियर है? आई होप ये बात समझ में आई होगी। और रीजन असर्शन में अवेयर रहना, अगर दोनों ही सही हो जाते हैं तो यहां पे स्टूडेंट को काफी दिक्कत आती है कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन या रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो रीजन असर्शन के जब भी क्वेश्चन हो तो वो श्योर शॉट तभी होता है जब दोनों में से एक गलत हो जाए। अदरवाइज इस चीज में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए कि नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 31। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से रीजन असर्शन क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इन अ चेस बोर्ड इज 1 to 96। ठीक है, और रीजन है द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन अ सेट ऑफ m पैरेलल लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय अनदर n पैरेलल लाइन। m पैरेलल लाइंस है। आई होप ये पार्ट तुम लोगों ने परमिटेशन कॉम्बिनेशन में कंप्लीट करा होगा। m पैरेलल लाइंस है, इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं n पैरेलल लाइंस। दीज आर n पैरेलल लाइंस। ठीक है, कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? तो n में से 2 सेलेक्ट कर लो कोई, और m में से 2 सेलेक्ट कर लो, तो हमेशा एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो m में से 2 लाइन सेलेक्ट कर ले, n में से 2 लाइन सेलेक्ट कर ले, इतने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनेंगे, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है परमिटेशन कॉम्बिनेशन में। तो ये रीजन बिल्कुल सही है। अब चेस बोर्ड में अगर देखोगे तो चेस बोर्ड में जो पैरेलल लाइन होती हैं, ये 9 पैरेलल लाइन होती, 9 हॉरिजॉन्टल, 9 वर्टिकल। तो यहां पे आंसर आएगा कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? 9c2 × 9c2, और इनकी वैल्यू जब निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो 1296 आता है। तो असर्शन भी सही है, और ये बड़ा क्लियर कट क्वेश्चन है, यहां पे कोई डाउट नहीं है। यही रीजन है, यही फॉर्मूला लगा रहे हो mc2 × nc2, और यही फॉर्मूला लगा के असर्शन प्रूफ हो रहा है। हेंस बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर कट है। बहुत सारे क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट हो जाता है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन या नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था रीजन असर्शन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है और एग्जाम में नहीं करने वाला क्वेश्चन है। अगर तुम लोगों ने परमिटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ी है, मल्टीनोमियल का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, तो उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। पर्सन गोज इन फॉर एन एग्जामिनेशन इन विच देर आर 4 पेपर्स। अच्छा ध्यान रखना, मल्टीनोमियल थ्योरम यूज होती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, अगर परमिटेशन कॉम्बिनेशन में तुमने पढ़ा है। और जो मार्क्स होते हैं एग्जाम में, किसी सब्जेक्ट में जो मार्क्स मिलते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। किस क्वेश्चन में कितने मिले उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल अगर 80% मार्क्स हैं तो वो मैटर करता है, तो मार्क्स ध्यान रखना आइडेंटिकल होते हैं। उसी तरह से अगर किसी भी प्रोडक्ट का अमाउंट है, प्रोडक्ट का प्राइस है, तो प्राइस भी जितने रुपए होते हैं वो भी आइडेंटिकल होते हैं। तो आई होप ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स among are different person, जिसमें किसी को कुछ भी मिल सकता है, कितने भी ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फॉर्मूला लगता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। सपोज कर लो 10 एप्पल्स हैं और 4 बॉयज़ हैं। 10 एप्पल्स को 4 बॉयज़ में बांटना है, किसी को कितना भी मिल सकता है। तो ये n हो गया, ये r हो गया, किसी को कितना भी मिल सकता है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम 10 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन, तो ये आ जाएगा 13C3। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो 4 सब्जेक्ट्स हैं, मान लेते हैं 4 सब्जेक्ट्स हैं A B C D। मैक्सिमम मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो m है और मिनिमम मार्क्स ऑब्वियसली किसी सब्जेक्ट में 0 हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही विल गेट 2m मार्क्स। तो मान लेते हैं A सब्जेक्ट में उसको A मार्क्स मिल रहे हैं, B सब्जेक्ट में B मार्क्स मिल रहे हैं, C सब्जेक्ट में C मार्क्स मिल रहे हैं, D सब्जेक्ट में D मार्क्स मिल रहे हैं, जिसकी अपर एंड लोअर लिमिट हमें पता है। और टोटल में कितना चाहिए हमें, 2m मार्क्स चाहिए। तो ये इक्वेशन बनती है मल्टीनोमियल थ्योरम में। और अभी फिलहाल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2m मार्क्स 4 सब्जेक्ट में बांटने हैं। तो n की जगह 2m रख दो, 4 माइनस वन C 4 माइनस वन, 2m प्लस 3 C 3। इतने नंबर ऑफ वेज हुए। बट यहां पे कुछ एडिशनल वेज भी हैं। किसी भी सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स m हो सकते हैं, जबकि अगर तुम ABCD 4 लोगों में 2m मार्क्स बांट रहे हो तो ये भी हो सकता है, ये 2m तब भी आ सकता है जब BCD को 0 मार्क्स मिले और A को सारे के सारे 2m मिल जाए। तो यहाँ पे कई सारे एडिशनल केसेस बनेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। यहाँ पे वो सारे एडिशनल केस होंगे जब किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हें m से ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। m से ज़्यादा मार्क्स मतलब m+1 या m+1 से ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। तो वो वाले सारे केस यहाँ पे एडिशनल होंगे। तो उन केसेस को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। किस तरह सब्ट्रैक्ट करना होगा, अब हम वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं। हमें वो वाले केसेस सब्ट्रैक्ट करने हैं जब तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में m+1 से ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। m+1 से ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं मतलब a वेरिएबल में को हम x एज्यूम कर लेते हैं और उसमें m+1 ऐड कर देते हैं। a वेरिएबल को चेंज करो, x लिख दो और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो 0 से बड़ा जब भी रखोगे तो a की वैल्यू m+1 या m+1 से ज़्यादा ही आएगी। BCD सबको सेम मार्क्स मिल रहे हैं 2m। सो दिस इज x प्लस बी प्लस सी प्लस डी। m-1 उधर लाओगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन हमें बताना है। इसका सोल्यूशन अगर हमें बताना है तो फिर से m-1 मार्क्स को 4 लोगों में बांटना है। तो n हो गया m-1 प्लस r-1 CR-1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा m+2 C3। ये तो एक सब्जेक्ट के लिए हमने बदला। और सिमिलरली अगर 4 सब्जेक्ट के लिए सेम चीज़ करी जाए तो एडिशनल केस जो आ रहे हैं 4 इंटू
तो इसके लिए तुम्हें मल्टीनोमियल थ्योरम की अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे ये सबट्रैक्ट कर देंगे 2m + 3 एडिशनल केसेस। सो दिस इज द आंसर, और उसको सॉल्व करोगे तो ये आता है, थर्ड इज द आंसर। कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा क्या काफ़ी लेंदी था, और मल्टीनोमियल थ्योरम में अच्छी पकड़ होनी चाहिए तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसका एक और भी तरीका होता है, आगे परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द HM ऑफ टू नंबर्स, HM दो नंबर्स A और B ले लेते हैं, उनका HM मान लेते हैं। क्या होता है 2AB अपॉन A + B, 4 आ रहा है, ठीक है। द अर्थमेटिक मीन, उनका अर्थमेटिक मीन A + B/2 A है। ज्योमेट्रिक मीन √AB G है। 2A + G² = 27। तो हमें नंबर्स बताने हैं, तो ठीक है। एक तरीका तो प्रॉपर सॉल्व करने का हो गया, दूसरा तरीका ऑब्जेक्टिव तरीका क्या है, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 6 और 3 ले लेते हैं, 6 और 3 से जरा डेटा सेटिस्फाई करा लेते हैं। क्या ये चीज़ मैच कर रही? 6 + 3 9, 9 मतलब 3 × 3 कर रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 6 और 3 से AM निकाल लेते हैं, 9/2 आ रहा है। GM निकाल लेते हैं, √18 आ रहा है। यहां पे भी रख के देख लो, 2 × 9/2 + G² 18 हो जाएगा, = 27। ये मैच कर रहा है, हेंस फर्स्ट इज द आंसर। सीधे सीधे ऑप्शन से कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। सीधे ऑप्शन रख के यहाँ पे चेक कर सकते थे तुम। नेक्स्ट देखते हैं, A1 A2 are 2AM between two numbers, G1 G2 are 2GM between two number। तो यहाँ पे एक रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए, अगर प्रोग्रेशन अच्छे से पढ़ा है तो दो नंबर्स के बीच में अगर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराते हैं तो सम ऑफ n दीज n अर्थमेटिक मीन्स आता है n टाइम्स A + B/2। और दो नंबर्स के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराएं तो इनका प्रोडक्ट आता है G1 G2 G3 Gn √AB की पावर n। तो यहां पे क्या हो रहा है, दो अर्थमेटिक मीन मतलब n की वैल्यू 2 है, दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराओगे तो n को जरा 2 रख दो, n को 2 यहां पे रखोगे तो A + B आ जाएगा। दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराते हैं अगर, तो इस फॉर्मूले में भी n को 2 रख दो तो √AB का स्क्वायर AB आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, A1 + A2 अपॉन G1 G2। सो सिंपली दिस इज द आंसर। अगर हमें रिजल्ट पता है तो हम सीधे देख के भी आंसर टिक कर सकते थे, थर्ड इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इफ द कर्व AY + x² = 7 and x³ = y cuts orthogonally at this point। अच्छा, वो पॉइंट कर्व पे लाई करना चाहिए, a की वैल्यू x और y 1 है, लाई करा दो A + 1 = 7, तो A = 6। देख रहे हो 1, 1 इस पे भी लाई कर रहा है, तो सीधे सीधे बता सकते हो एक इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। और अगर तुम्हें चेक करना है, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUET एग्जाम, बिकॉज पे चौथा क्वेश्चन है ये डायरेक्टली। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो, एक बार प्रॉपर्ली प्रूफ करके देख लेते हैं। इसको भी डिफरेंशिएट कर लो, सो dy/dx क्या आ जाएगा, -2x/y, और यहां से dy/dx आ रहा है 3x²। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी यहां पे a भी है तो यहां पे a लिख लो, ठीक है। -2x/a, सॉरी y नहीं होगा, दैट इज a। किस पॉइंट पे निकालना है तुम्हें, 1, 1 पे निकालना है, तो ये हो जाएगा -2/a।
और ये भी 1,1 पे निकालना है, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 3, ये M2 हो गया, ये M1 हो गया, ठीक है। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, M1 M2 का प्रोडक्ट -1, M1 क्या है -2/a, M2 क्या है 3, तो यहां से भी देख सकते हो a सिंपली क्या आ रहा है 6, सिंपल, ठीक है। वैसे डायरेक्टली रख के चेक कर लिया, उससे भी आंसर आ चुका था हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर से अगेन रीजन असर्शन क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एन एलिवेटर, असर्शन क्या है, एन एलिवेटर स्टार्ट्स विथ m पैसेंजर स्टॉप्स एट n फ्लोर। एक एलिवेटर है जहां पे m पैसेंजर बैठ रहे हैं और स्टॉपेज उसका क्या है n फ्लोर का। द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 पैसेंजर अराइव एट द सेम फ्लोर। तो m पैसेंजर है और n फ्लोर है, तो m पैसेंजर कहीं पे भी उतर सकते हैं, किसी भी फ्लोर पे उतर सकते हैं। हर एक पैसेंजर के लिए n चॉइस है, n फ्लोर्स हैं, तो हर एक पैसेंजर के लिए n चॉइस है। तो n की पावर, पहले पैसेंजर के लिए n चॉइस, दूसरे के लिए n चॉइस, तीसरे के लिए n चॉइस, n की पावर m हो जाएगा। सैंपल स्पेस ही गलत लिखा हुआ है। और द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 पैसेंजर अराइव एट द सेम फ्लोर, तो यहां पे परमिटेशन का फॉर्मूला लगा दो। इसको सपोज कर लो m पर्सन है और n चेयर्स हैं, इसमें बैठालने के कितने तरीके होते हैं, npm, इतने तरीके होते हैं npm। फेवरेबल केस तो सही दे रखा है बट सैंपल स्पेस गलत दे रखा है, तो ये गलत है, असर्शन गलत है। रीजन क्या है, n and p आर इंटीजर्स। अच्छा, यहाँ पे रीजन में सिंपली ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर तुम लोगों ने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो रीजन सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और असर्शन गलत है। तो ये बिल्कुल सेफ साइड होता है, दोनों में से कुछ गलत हो जाए। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। रीजन में जो स्टेटमेंट है वो सही है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट दे रखा है, थोड़ा इनकम्प्लीट है लेकिन अब चलता है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि दोनों गलत है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। F is such that R to R मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा, तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 1। फोर्थ इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से रीजन सेशन का। इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट देन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये चीज आई होप तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी होगी, 2 पॉइंट पे, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 सर्कल इज परपेंडिकुलर टू कॉमन कॉर्ड, बिल्कुल सही है। इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये इस पे परपेंडिकुलर होता है। कॉमन कॉर्ड हमेशा सेंटर की लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 कॉर्ड, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट सेंटर। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 कॉर्ड्स, ये बिल्कुल सही है। 2 कॉर्ड कोई भी ले लो, कितनी भी लेंथ हो, इसका अगर तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो सेंटर से ही पास करेगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ तो सेंटर से ही पास करेगा, बिल्कुल सही है। तो ये रीजन भी सही है। आई होप ये रिजल्ट तुम लोगों ने पढ़ा होगा। किसी भी सर्कल पे सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो मिड पॉइंट पे मीट करता है, मतलब ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। इट मीन्स कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो सेंटर से पास करेगा, और बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसके लिए। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन इज द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ साइन बीटा इज द जीएम बिटवीन साइन अल्फा कॉस अल्फा, जीएम क्या होता है, ये होता है साइन अल्फा कॉस अल्फा।
अच्छा, जब भी साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखा होता है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, साइन 2 अल्फा बना लो। स्क्वायरिंग कर लो, साइन 2 अल्फा आ गया। सो यहां पे स्क्वायरिंग करी थी तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर बीटा। और कॉस 2 बीटा का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। तो इस दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये भी हो जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा, 1 ऐड कर लो तो ये कन्वर्ट हो गया कॉस 2 बीटा में, दैट इज 1 माइनस साइन 2 अल्फा, ठीक है। चेक कर लो एक बार, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ऊपर साइन 2 अल्फा कर लिया, स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। अब हमें आंसर लाना है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में, ये कॉस स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब ये कर सकते हैं हम यहां पे 1 माइनस साइन 2 अल्फा को लिख लो कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से तुम्हें 1 हटाना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 4 माइनस अल्फा। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा। तो आई थिंक यहां से आंसर मैच कर रहा है हमारा, फर्स्ट इज द आंसर, सिंपल, ठीक है। और चाहेंगे तो इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे हम, अगेन इसको कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिख करके कॉस में भी कन्वर्ट करा सकता है, बट आंसर मैच कर रहा है तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये टाइप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पैराबोला क्वेश्चन है, इफ ए कॉर्ड विच इज नॉर्मल टू दिस पैराबोला, एक कॉर्ड है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये होता है। एक कॉर्ड है जो कि पैराबोला पे नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर ये T1 है और ये T2 है, P पे नॉर्मल है, ठीक है, और T2 पे कट कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए T2 इज इक्वल टू माइनस T1, माइनस 2 बाई T1 होता है इन केस ऑफ पैराबोला, ठीक है। और ये सबटेंड कर रहा है वर्टेक्स पे 90 डिग्री, देन इसकी स्लोप बतानी है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम स्लोप ऑफ VP निकाल लें और स्लोप ऑफ VQ निकाल लें, 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है तभी ये -1 आएगा, ठीक है। T1 का मतलब क्या होता है, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, ए ही है AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, और यहां से तुम निकालो स्लोप ऑफ VP, तो आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 2 बाई T1, ठीक है। इसी तरह से जब तुम स्लोप ऑफ VQ निकालोगे, T1 की जगह बस T2 कर दो, ये क्या हो जाएगा AT2 स्क्वायर 2AT2, और इन दोनों का प्रोडक्ट 2 बाई T1 इंटू 2 बाई T2 क्या है, -1। इसका मतलब T1 T2 का प्रोडक्ट -4 आ रहा है, T2 इज -4 बाई T1, T2 क्या हो जाएगा -4 बाई T1, और यहां पे रख देते हैं हम T2 को -4 बाई T1। इसको इधर ले आओ तो ये -2 बाई T1 माइनस T1, तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मीन्स T1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। T1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। प्लस माइनस √2, प्लस √2 भी रख सकते हो, माइनस √2 भी रख सकते हो। स्लोप हमें बतानी है तो प्लस √2 माइनस √2 दोनों के लिए अलग अलग आंसर आएंगे। तो पहले माइनस √2 रखते हैं, टी की वैल्यू रख देते हैं माइनस √2, अगर आंसर नहीं मैच करा तो प्लस √2 रख देंगे। माइनस √2 रखो तो माइनस √2 का स्क्वायर 2,
और यहां -√2 रखो। अच्छा, अगर T1 आ गया है तो T2 आ जाएगा, T2 -4/-√2, तो ये 2√2 आ जाएगा। T2 क्या आ रहा है? 2√2। T2 की जगह 2√2 का स्क्वायर करोगे, आई होप डायग्राम समझ रहे होगे। ठीक है, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 8a, और T2 को 2√2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4√2a। अब स्लोप ऑफ PQ निकाल लो, देखते हैं। और नहीं मैच करा तो T को -√2 रख के भी देख सकते हो। तो ये आ रहा है -2√2 या y2 4√2 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 2√2a y2 - y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऊपर आ रहा है तुम्हारा 6√2a, नीचे आ रहा है 6a, सो इट्स स्लोप इज √2। स्लोप आ रही है √2, मैच कर रही है तो बिल्कुल सही है। -√2 से मैच कर रहा है, अगर नहीं मैच करता तो +√2 रख लेते सिंपली। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ रो डेटा हुज वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय h, देन द वेरिएंस ऑफ न्यू सेट। तो वेरिएंस पे चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या फर्क पड़ता है तुम्हें पता होना चाहिए। आई होप ये चीज पढ़ी होगी। वेरिएंस ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो चेंज ऑफ स्केल, बी से ऐड कर दिया तो चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चेंज ऑफ स्केल ए स्क्वायर से वेरिएंस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पे अगर देख रहे हो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, हर एक डेटा को h से मल्टीप्लाई करा है, तो न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा? h स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, h स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इज द आंसर। तो ये पॉइंट याद रखना, वेरिएंस पे चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है, और कैसे फर्क पड़ता है? उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है। चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, डेटा में कुछ ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, हर एक डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर एक डेटा में अगर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया तो उसका स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0? कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल कब होता है? जब उस पॉइंट पे उसका LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है। ठीक है, और यह भी हमें पता होना चाहिए cos ऑफ mod x cos x ही होता है, बिकॉज cos ऑफ प्लस माइनस x cos x आता है। तो cos mod x अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है तो उसको तुम cos x लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका LHD RHD, तो पहले तो तुम इसको x पॉजिटिव के लिए ओपन कर लो, तो ये क्या आ जाएगा? cos x प्लस एक्स। डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन एक्स। एक्स को 0 रख दो यहां पे, तो ये 1 आ रहा है, 0 से बड़े के लिए देख रहे हैं तो RHD। एक्स अगर नेगेटिव है तो LHD आएगा, cos x माइनस एक्स। डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन एक्स -1। साइन एक्स को 0 रख दो, 0 पे चेक करना है, -1 आ रहा है, LHD आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इट मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। सेकेंड देख लो, हमसे पूछा है डिफरेंशियबल फंक्शन। ऑब्वियसली दो फंक्शन का सम अगर डिफरेंशियबल नहीं है तो डिफरेंस भी डिफरेंशियबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे हम देख लेते हैं, इसको भी ऐसे करके देख सकते हो तुम। एक्स पॉजिटिव है तो cos x माइनस एक्स, डिफरेंशिएट कर दो तो माइनस साइन एक्स -1। एक्स को 0 रखोगे, -1 RHD आ गया। एक्स अगर नेगेटिव है तो cos x, mod x की जगह -x रखोगे, डिफरेंशिएट करो, -x +1।
साइन एक्स को 0 रखोगे 1 आ जाएगा, तो बराबर नहीं आ रहा है। अब इन दोनों को चेक करते हैं। साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स की जगह एक्स लिखते हो, डिफरेंशिएट कर लो 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स को 0 रखोगे तो कॉस 0 1 2 आ जाएगा। ये है तुम्हारा आर एच डी एल एच डी। एक्स को नेगेटिव रखोगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर लो तो माइनस कॉस एक्स माइनस 1, एक्स को 0 रख देते हैं, एक्स को 0 रखने पे माइनस 2 आ रहा है, तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं, तो ऑब्वियसली तीनों डिफरेंशिएबल नहीं तो चौथा ही डिफरेंशिएबल होगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। मॉड का कंसेप्ट यहां पे यूज हुआ है और ये बेसिक मैथ्स में सबने पढ़ा होगा। मॉड एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स आती है, और अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आती है। ठीक है, सो इट्स आंसर इज 4th। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा वेक्टर का है। यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर। ऑर्थोगोनल मतलब एक ऐसा वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर है। वेक्टर को हम v ले लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यूनिट वेक्टर है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, और इसके ऑर्थोगोनल है, मान लो ये वेक्टर v u वेक्टर है। ऑर्थोगोनल का मतलब दोनों का डॉट 0 आना चाहिए। ये आई होप तुम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, दो वेक्टर्स का डॉट 0 है तब ये ऑर्थोगोनल होता है। और दोनों वेक्टर्स का डॉट लेना है तो क्या करते हैं, आई कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप के मल्टीप्लाई कर दो, के कैप के मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ जाएगा। टू वाई प्लस 2z इज इक्वल टू एक्स। दूसरी इक्वेशन ये आ गई, पहली इक्वेशन ये है। और क्या बोला जा रहा है? एंड मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अगर इक्वल एंगल बना रहा है तो ये तभी हो सकता है जब एक्स और वाई बराबर हो। एक्स और वाई बराबर होगा, डायरेक्शन रेशियो इसके बराबर होंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग, तभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएगा। अब यहां पे x और y को बराबर रख दें अगर हम, तो y की जगह x रख दो, तो x प्लस 2z इज इक्वल टू 0, मीन्स z इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2, और यहां पे भी रख दो, x की जगह y रख दो, तो 2x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 1। z की जगह क्या रख दें हम? माइनस एक्स बाई 2 मतलब x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। 8 9x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। ठीक है, प्लस माइनस 2/3 x आ गया, y भी प्लस माइनस 2/3 आएगा। x और y प्लस माइनस 2/3 आ रहा है। z देख लो, प्लस माइनस ही हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, और 2 से डिवाइड करोगे 1/3 आ जाएगा। तो प्लस माइनस 1/3 बाहर कर लो, 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस बेटर रहेगा, माइनस लगाए तो माइनस प्लस लिख लो, तो यहां पे आ जाएगा माइनस k कैप, माइनस k कैप। x और y प्लस माइनस 2/3, और j क्या आ रहा है? तो इसमें आई होप आंसर कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, इसमें शायद कुछ मिसप्रिंट हो, लेकिन आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, x और y बराबर कर देंगे और x और y सॉल्व करके यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। x की वैल्यू प्लस माइनस 2/3 रखोगे तो 1/3 आएगा, ये 1 होना चाहिए तो आंसर मैच कर जाएगा। आई होप टाइपिंग में शायद मिस्टेक हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी वेक्टर दे रखे हैं सच दैट a प्लस गामा बी, a
प्लस गामा बी इसको अगर प्रॉपरली लिखें ये ए प्लस गामा बी आ गया, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। इस परपेंडिकुलर टू सी, सी क्या है, सी है 3i प्लस जे। तो परपेंडिकुलर का कंसेप्ट सीधे सीधे होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, तो सिंपल क्वेश्चन है डॉट सी इक्वल टू जीरो। आई कैप का कोफिशिएंट 3 है और इधर क्या है 2 माइनस गामा। जे कैप का कोफिशिएंट 1 है और इधर क्या है 2 प्लस 2 गामा। के कैप का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इट मीन जीरो है, तो मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो कर लो। तो ये आ रहा है 6 माइनस 2 गामा, सॉरी 6 माइनस 3 गामा, टू प्लस 2 गामा, तो गामा इज इक्वल टू 8। सीधा सीधा सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, गामा इज इक्वल टू 8, फोर्थ इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेक्टर का है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा और मॉड ए माइनस बी 1 से छोटा दे रखा है, थीटा 0 से पाई ही होता है, थीटा कहाँ लाई करेगा ये पूछा गया है। तो इसका तुम स्क्वायर कर लो बोथ साइड, और मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी लेस देन 1। मॉड ए को 1 रख दो, मॉड बी को 1 रख दो, तो 2 माइनस 2 मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी को क्या लिखोगे, ए डॉट बी है, उसके बीच का एंगल 2 थीटा है, तो ये कॉस 2 थीटा लेस देन 1, ये भी 1 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 1 लेस देन 2 कॉस 2 थीटा। सो फाइनली आ जाएगा कॉस 2 थीटा इज ग्रेटर देन 1/2। चेक कर लो, कॉस 2 थीटा इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इसके लिए ग्राफिकल सोल्यूशन होता है। कॉस थीटा का ग्राफ समथिंग ये होता है π/2 पाई 3π/2 माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। और अगर हमें कॉस 2 थीटा का ग्राफ बनाना है तो हर एक एंगल को तुम 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा माइनस π/4, ये हो जाएगा π/2, जो कि 3π/2 था वो 3π/4 हो जाएगा। और आगे भी बना लो क्योंकि 0 से पाई तक बनाना था। ये 2π होता है, 2π को 2 से डिवाइड करोगे तो ये पाई आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा का। आई होप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस थीटा ग्राफ पढ़ा बना, अगर पता है तो कॉस 2 थीटा ग्राफ हम बना सकते हैं। और सॉल्व क्या करना है, कॉस 2 थीटा ग्रेटर देन हाफ, ये वैल्यू 1 होती है, इसके बीचों बीच ये हाफ हो जाएगा, तो एक लाइन ड्रॉ कर लो y इज इक्वल टू हाफ। और y इज इक्वल टू हाफ अगर देखो तो कहां पे मिल रहा है, हाफ आता है तुम्हारा π/3 पे। हाफ कहां पे आता है, π/3 पे, जब 2 थीटा π/3 होगा। इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, π/6। इसको π/6 कर लो, ये एक्सिस थीटा की है, सो दिस इज π/6। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा दोबारा से हाफ कब होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब 2π माइनस π/3। कॉस थीटा हाफ दोबारा से कब होगा, 2π माइनस π/3,
मतलब 6 पाई 5 पाई बाई 3, तो यहां से थीटा निकाल लो तो आ जाएगा 5 पाई बाई 6, तो ये जो एंगल आएगा वो आएगा 5 पाई बाई 6। और कॉस थीटा बड़ा होना चाहिए, तो देखो जरा बड़ा कहां पे आ रहा है, ऊपर आएगा, हाफ से बड़ा, तो पाई बाई 6 से 0 के बीच में, या फिर 5 पाई बाई 6 से पाई तक ही जाना है हमें, तो हम पाई तक की ही बात करते हैं, 5 पाई बाई 6 से पाई के बीच में। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज हैं जो कि आई होप तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 5 पाई बाई 6 से पाई मैच कर रहा है, सेकेंड इज द आंसर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये है मूवमेंट ऑफ कपल। मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मूवमेंट ऑफ कपल लाइक कोई भी चीज अगर ओपन करते हैं, लाइक जैसे अगर एक बॉटल का ढक्कन ओपन करते हैं, तो अगर कोशिश करो करने की, तो दोनों उंगलियों से फोर्स लगाते हैं और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, दैट इज मूवमेंट ऑफ कपल। इधर अगर एफ लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी एफ लगेगा, मतलब अगर सेम डायरेक्शन में देखें तो ये एफ और ये माइनस एफ, ठीक है। तो ये होता है मूवमेंट ऑफ कपल, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं कोई भी चीज, लाइक जैसे कोई टैप खोलते हो, टैप अगर नहाने जाते हो और एक बाथरूम में टैप खोलते हैं, तो उसमें भी एक कपल लगता है। और चाहे तो ये करके देखना, एक बोतल का ढक्कन खोलो तो दोनों उंगलियों से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन वो सेम डायरेक्शन बनाते हैं। जैसे कि ये देख रहे हो, डायरेक्शन क्या जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो दैट इज मूवमेंट ऑफ कपल। और यहां पे फोर्सेस देखो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, ठीक है। एक पॉइंट दे रखा है 9i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब इसका हमें मूवमेंट ऑफ कपल निकालना है, तो मूवमेंट ऑफ कपल निकालने के लिए क्या तरीका होता है, फोर्स देख रहे हो, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तो फोर्स यही है, इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लो। मान लो ये PQ है, ये R हो जाएगा, PQ निकालो R, दिस माइनस दिस करके तो आ जाएगा 6i कैप, दिस माइनस दिस तो प्लस j कैप, 2i, इससे सबट्रैक्ट करोगे प्लस k कैप, F दे रखा है तुम्हें 5i कैप प्लस k कैप, तो हमें R क्रॉस F सिंपली निकालना है, दैट इज मूवमेंट ऑफ कपल। और R क्रॉस F कैसे आता है, IJK, R है 611, F है 501, क्रॉस निकाल लेते हैं फटाफट। इसका क्रॉस निकालेंगे तो I कैप, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो 1, माइनस J कैप, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो 6 माइनस 5 1, प्लस K कैप माइनस 5, तो I कैप माइनस J कैप माइनस 5K कैप, चेक कर लो, I कैप माइनस J कैप माइनस 5K कैप, फोर्थ इज द आंसर। तो आई होप मूवमेंट ऑफ कपल पे अगर और किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन वेक्टर से क्वेश्चन है, ईच ऑफ द एंगल बिटवीन ए बी सी तीन वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। मॉड ए दे रखा है, मॉड बी दे रखा है, मॉड सी दे रखा है, इसका मॉडुलस बताना है, मॉड ए प्लस बी प्लस सी। तो इसके लिए करना ये होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। आई होप ये फॉर्मूला वेक्टर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। मॉड ए स्क्वायर दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 2, मॉड ए मॉड बी
एंगल क्या है cos 60, मॉड बी मॉड सी, एंगल क्या है cos 60, मॉड सी मॉड ए, एंगल क्या है cos 60, cos 60 इज 1/2, 20, ये हो जाएगा 56 प्लस मॉड ए 4 है, ये 2 है, मॉड बी 2 है, मॉड सी 6 है, मॉड सी 6 है, मॉड ए 4 है, ये से कैंसिल कर दो, ये 56, ये 2, 4 प्लस 6 प्लस 12, 44 आ जाएगा, मतलब 100। तो इसका स्क्वायर अगर 100 है तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड लेने पे क्या आ जाएगा, 100 का अंडर रूट 10 सिंपली। ठीक है, तो जस्ट एक क्विक रिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से अगेन वेक्टर क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज π/2, दोनों का डॉट निकालो, डॉट में क्या होता है 2 × 2, 3 × -1, 1 × -1, 0 आ रहा है, इट मीन्स ये सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है, द A क्रॉस B क्रॉस C कोप्लेनर विथ A एंड B, ये गलत होता है। आई होप तुम लोगों ने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर पढ़ा है तो ये वैल्यू आती है A.C इंटू B वेक्टर माइनस A.B इंटू C वेक्टर। तो ये B और C के प्लेन में होता है, लैम्डा B प्लस म्यू सी, जिसमें ब्रैकेट बना होता है उसके प्लेन में आता है। ए और बी के प्लेन में नहीं होता है, आई होप ये बात याद होगी, जिसमें ब्रैकेट बना होता है उसके प्लेन में होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड सेकेंड इज फॉल्स, थर्ड इज द आंसर सिंपली। नेक्स्ट अगेन फिर से वेक्टर क्वेश्चन, इफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर इज 0, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। नॉर्मली हम वेक्टर्स को 0 नहीं मानते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट 0 तब आता है जब एंगल π/2 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा 0। साइन थीटा 0 कब होगा, जब एंगल 0 होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि एंगल π/2 हो एंड 0 भी हो। इट मीन्स ये हुआ कि इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा। दिस एम्प्लाइज दैट वन ऑफ द वेक्टर मस्ट बी अ नल वेक्टर। तो कोई एक 0 हो जाए तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0। तो बिल्कुल सही है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अगर दोनों 0 हैं तो एक वेक्टर नल वेक्टर होना चाहिए। और रीजन क्या है, नल वेक्टर इज अ वेक्टर विथ 0 मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही है। और 0 मैग्नीट्यूड है, इसी वजह से ये 0 आ रहा है। इसका मतलब रीजन एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, हेंस फर्स्ट इज द आंसर। फर्स्ट इसका आंसर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यहां पे एंगल बताने हैं। तो मॉड ए प्लस बी मॉड ए माइनस बी के बराबर है, तो स्क्वायर कर लो। और जब तुम स्क्वायर करोगे तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a.b मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a.b, ये तभी आएगा जब a.b 0 होगा। ये सब तो कैंसिल ही हो जाएंगे। और a.b 0 तब होता है जब इनके बीच का एंगल 90 होता है। ठीक है, मॉड ए क्रॉस बी मॉड ए डॉट बी के बराबर तब आएगा जब साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। और ये कब होगा, जब एंगल 45 होता है। ये मॉड ए मॉड बी होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट। इट मीन्स कॉस थीटा 1/2 है, और कॉस थीटा 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे। हेंस इसका आंसर हो जाएगा ये। तो ऑब्वियसली
जब इसको सॉल्व करोगे साइन थीटा 1/2 होगा, साइन थीटा 1/2 कब होगा, 30 पे हो गया। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, और सी का फोर्थ, बिल्कुल डी का सेकंड, फर्स्ट इज द आंसर। तो ये CUET के सारे क्वेश्चंस हो गए मैथ्स के। अब इसके बाद हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे किस तरह से मैच द कॉलम और रीजन असर्शन प्रॉपर्ली सॉल्व करे जाते हैं, क्या उनको सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।